ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड गु बेचन को देखते हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था। यहाँ बेचन के हाथ में उसकी और उसके बचपन की दोस्त ई की फोटो थी। उस फोटो को देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। वो और ई जब बचपन में ऑर्फनेज में रहते थे, तब एक लड़का ई को बुली करता था। एक दिन तो वो ई को एक रूम में बंद करके उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसकी लेग इंजर्ड हो जाती है। प्रेजेंट में बेचन ये सब याद करते हुए खुद से कह रहा होता है, चाइना लौटने के बाद से ही मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जिस रास्ते से वो जा रहा होता है, उसी रोड पर हम ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम शिन्या होता है और वो वाटर डिलीवरी का काम करती है। यहाँ शिन्या के हाथ से वाटर केन रोड पर गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठा रही होती है, तभी बेचन की नजर शिन्या पर पड़ती है और वो उसे देखने लगता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, मेरी ई भी क्रीपल होगी। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है उन्हें हाउ का पता चल गया है। हाउ वही लड़का होता है जो बचपन में ई को बुली किया करता था। बेचन अपने असिस्टेंट से कहता है, अपना काम खत्म करने के बाद मैं पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। अगले सीन में हम शिन्या को देखते हैं, जो कि डिलीवरी करने के लिए एक बिल्डिंग में आती है। जैसे ही वो लिफ्ट से जा रही होती है, तभी उसे एक लड़की धक्का देकर गिरा देती है। शिन्या देखती है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर थी, जिसका नाम शिनरोंग था। शिन्या कहती है, शिनरोंग तुमने अपनी क्लास फिर से मिस की और तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो उसे कहती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शिन्या कहती है, सिस्टर मुझे भी लिफ्ट में आने दो, लेकिन वो उसे धक्का देकर खुद अकेले लिफ्ट से चली जाती है। इसके बाद शिन्या स्टेयर से ही वाटर केन लेकर कस्टमर के अपार्टमेंट तक आ जाती है। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, तो देखती है डोर खोलने के लिए उसी की सिस्टर शिंगरोंग आती है। उसे देखकर शिन्या कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिंगरोंग कहती है, मुझे लगा नहीं था पानी तुम लेकर आओगी, लेकिन तुम आने में लेट हो गई। मुझे अपने ऑर्डर का रिफंड चाहिए। शिन्या कहती है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, चाहो तो तुम कंफर्म कर सकती हो। तब शिंगरोंग फोन की स्क्रीन पर बचा हुआ टाइम काउंट करने लगती है और टाइम खत्म होते ही कहने लगती है, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। शिन्या कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है? शिनरोंग कहती है, हाँ मैंने ये तुम्हें टीज करने के लिए ही किया है। पता नहीं तुम जैसी थ्रेश को मेरे डैड ने कैसे पसंद कर लिया था। दरअसल शिन्या जियांग फैमिली की एडॉप्टेड बेटी होती है, इसीलिए शिनरोंग उसके साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करती, उल्टा उसको परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती थी। उन दोनों की आवाजें सुनकर वहाँ शिनरोंग का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि हाउ ही था। वो शिनरोंग से पूछता है, तुम किसके साथ आर्ग्यू कर रही हो? तुम्हारा तो आज मिस्टर गु बेचन के साथ एंगेजमेंट का दिन है, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? ये सुनकर शिन्या पूछती है, सिस्टर तुम शादी कर रही हो? शिनरोंग कहती है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो उसे गालियाँ देते हुए कहने लगती है, तुम जैसी लड़की अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं चाहिए, समझी तुम? हाउ कहता है, क्या ये तुम्हारी बहन है? तभी शिन्या की नजर उसके हाथ के स्कार पर पड़ती है। हाउ पूछता है, तुम मुझे जानती हो क्या? शिन्या कहती है, नहीं। वो वहाँ से घबराते हुए जाने लगती है, तो उसे इस तरह से लड़खड़ा के चलता हुआ देख हाउ को लगता है ये तो नहीं। वो शिन्या को स्टेयर्स पर ही जबरदस्ती रोक लेता है और उसके नेक के पास एक स्कार को चेक करता है, जो कि ई के नेक के पास भी था। शिन्या के नेक के पास स्कार को देखकर हाउ समझ जाता है शिन्या ही ई है। वो शिन्या का गला दबाते हुए कहने लगता है, ना जाने मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगी। तभी वहाँ शिंगरोंग आकर कहने लगती है, क्या ये वही लड़की है जो उस ऑर्फन एज में थी? हाउ कहता है, हाँ ये वही है। तो शिंगरोंग कहने लगती है, का मतलब मैडम चिन ने जिस खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए तुमसे कहा था, ये वही है। वो शिन्या को वहाँ से ले जाने लगता है। शिन्या उनसे झूठ बोलते हुए कहने लगती है, मैं ये नहीं हूँ, मुझे जाने दो। शिंगरोंग, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। शिंगरोंग कहती है, कौन सी बहन? हाउ तो उसको जोर से थप्पड़ मारता है और शिंगरोंग से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता है ना, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम जल्दी से जाओ। शिंगरोंग के जाने के बाद वो शिन्या को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ गु बेचन आकर उसे रोकता है और उसे एक पंच मारता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से शिन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन शिन्या उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। ये कहकर
कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गु बेचन के बॉडीगार्ड्स हाओ को मारने लगते हैं। हाओ गु बेचन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं चिन फैमिली का स्पेशल गेस्ट हूँ, अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगे तो वो चिन फैमिली की इंसल्ट होगी। बेचन कहता है इस बार तो तुम्हें चिन फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। वो गुस्से से हाओ से पूछता है मुझे बताओ ई कहाँ है। रानी से पूछता है क्या तुम स्टोन हो। दरअसल गु बेचन का ऑर्फनेज में स्टोन नाम था। वो हाओ से फिर से कहता है मुझे बताओ ई कहाँ है। हाओ हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें नहीं पता ई कहाँ है, मैं तुम्हें बताऊंगा वो कहाँ है। गु बेचन अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे लेकर जाओ और इसे ई के बारे में पूछो। कुछ देर बाद गु बेचन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है सर आपकी और चिन फैमिली की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, अगर आप नहीं गए तो कुछ बुरा हो सकता है। गु बेचन असिस्टेंट को कहता है कि मैं ड्राइव करके अकेला जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिन्या अपने स्कूटर से वाटर डिलीवरी करने जा रही होती है और बेचन भी अपनी कार से जा रहा होता है। तभी शिन्या का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। शिन्या को होश आता है तो वो देखती है गु बेचन की कार से धुआं निकल रहा होता है और वो अपनी कार में ही होता है। शिन्या कार का दरवाजा खोलती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गु बेचन अपनी और उसकी फोटो लिए बिना कार से बाहर नहीं निकल रहा होता है, इसीलिए शिन्या उसे जबरदस्ती बाहर खींचने लगती है और गु बेचन भी तब तक उस फोटो को उठा लेता है और कार से बाहर निकलकर गु बेचन शिन्या से कहता है अगर इस फोटो को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। शिन्या अपना कार्ड देते हुए कहती है इसमें मेरा नंबर और एड्रेस है, इस पूरे एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूँ। गु बेचन कहता है तुम मुझसे कांटेक्ट करना चाहती हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। शिन्या कहती है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही हूँ। तभी शिन्या को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डॉक्टर शिन्या से कहती है तुम्हारे फादर को फिर से हार्ट अटैक आया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, तुम सर्जरी फी पे करो। गु बेचन अपने मन में सोचता है मैं चिन फैमिली से पीछा छुड़वाने के लिए इस लड़की का यूज कर सकता हूँ। शिन्या डॉक्टर से कहने लगती है मैं अपना ब्लड बेचकर जल्द से जल्द पैसे अरेंज करती हूँ। तभी उसके हाथ से गु बेचन फोन लेकर डॉक्टर से कहता है आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो। शिन्या पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। गु बेचन कहता है मैं तुम्हें 10 मिलियन यूएन दूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरी फेक लवर बनना होगा, 1 मंथ के बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। वो शिन्या का फोन लेकर उसे 10 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर देता है और कहता है आज से तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। इसके बाद वो आदमी उसके और शिन्या के फोटो क्लिक्स कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। शिन्या गु बेचन से कहती है मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। गु बेचन कहता है क्या तुमने कभी किसी लड़के को टच नहीं किया। शिन्या उसे धक्का देते हुए कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। गु बेचन कहता है तो इस वक्त कहाँ है जब तुम्हें उसकी हेल्प की जरूरत है। शिन्या अपने मन में सोचती है इस टोन ने कहा था वो मुझसे ही शादी करेगा, मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगी। बेचन उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगले सीन में हम चिन फैमिली की डॉटर और गु बेचन की एंगेजमेंट पार्टी का देखते हैं जहाँ गेस्ट आपस में बात कर रहे थे। चिन फैमिली की खोई हुई बेटी उनका सबसे कीमती खजाना है। ये शादी एक तरह से गु बेचन और चिन फैमिली के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टी में हम चिन फैमिली के तीनों बेटे को देखते हैं। वो तीनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं जिसमें से एक भाई का नाम सानशाओ होता है। वो कहता है गु बेचन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। इन्वेस्टिगेटर कह रहे हैं वो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी लड़की उसके पास जाती है तो उसे एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह अस्थमा है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। तब उसका दूसरा भाई सू शाओ कहता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, हम उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है, पर उसे मरना नहीं है तो वो कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेगा। तभी उनके तीसरे भाई युन शाओ के फोन पर वही फोटोज आ जाते हैं जो उस आदमी ने क्लिक किए थे। वहीं दूसरी तरफ गु बेचन भी शिन्या के साथ पार्टी में आने के लिए पहुंच जाता है। वो देखता है शिन्या की लेग में चोट लगी होती है, इसीलिए वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। वहीं एंगेजमेंट पार्टी में मैडम चिन अपनी बेटी के साथ आती है और उनकी खोई हुई बेटी और कोई नहीं बल्कि शिंगरोंग थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि चिन फैमिली ने हाओ अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया और उसी ने उनसे झूठ
झूठ बोल दिया था कि शिंगरोंग ही उनकी खोई हुई बेटी है। उन्हें तो यही लग रहा था शिंगरोंग ही उनकी खोई हुई बेटी है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स की लाइन लगा रखी होती है। गिफ्ट्स देखने के बाद शिंगरोंग अपने मन में सोचती है मिस्टर गु बेचन की आइडेंटिटी के सामने ये कुछ भी नहीं है। वो सारे गिफ्ट्स को फेंक देती है और अपने मॉम और भाई से कहती है कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों से मैं आपको माफ कर दूंगी? आप लोगों को पता भी है मैंने इतने साल दुख में बिताए हैं, अब बस मुझे गु बेचन चाहिए। जबकि बेचन उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शिन्या को गोद में उठाकर अंदर आ जाता है और शिंगरोंग से कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती थी ना, ये मेरी वाइफ है, लेकिन अभी भी मुझे अपने पैर धुलवाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है। शिंगरोंग के पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। सान शाओ पूछता है गु बेचन ये कौन है? गु बेचन शिन्या से कहता है कि उन्हें बताओ तुम कौन हो। तभी शिंगरोंग ग्लास उठाकर शिन्या के मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम कितनी बेशरम हो। शिन्या गु बेचन से कहती है तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी सब कुछ शॉर्ट आउट करती हूँ। वो अपने मन में सोचती है मेरी बहन फिर से लोगों को धोखा दे रही है और वो शिंगरोंग का हाथ पकड़कर साइड ले आती है और कहने लगती है तुमने डैड के पैसों के इलाज में फिर से फ्रॉड किया है, लेकिन वापस आने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो शिन्या को एक जोर का थप्पड़ मारती है जिससे शिन्या जमीन पर गिर जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो और इसे बताओ मेरे फियोंसे को सेड्यूस करना क्या होता है। तान शाओ तो उसे एक रॉड से मारते हुए कहने लगता है कि मेरी बहन से माफी मांगो। तभी उसका दूसरा भाई सू शाओ वाइन जमीन पर डालकर कहता है कि माफी मांगना काफी नहीं है, तुम्हें इस वाइन को भी पीना होगा। गु बेचन उसे उठाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर किसी ने भी इसे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। इन शाओ कहता है आज तुम्हारी और मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और तुम दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। गु बेचन धीरे से शिन्या से पूछता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना रियल नेम नहीं बता सकती, अभी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो सब लोगों को अपना बचपन का नाम बताती है। कहती है मेरा नाम जियांग ई है। ये सुनकर गु बेचन हैरान हो जाता है। मैडम चिन अपने मन में सोचती है कि कोइंसिडेंटली इस लड़की का नाम भी ई है। ई नाम सुनते ही गु बेचन चिन फैमिली के डॉटर से एंगेजमेंट करने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर तीनों चिन भाई गु बेचन को गुस्से में धमकियां देने लगते हैं। तब गु बेचन शिन्या के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि मेरी एक ही फियोंसे है जिसका नाम जियांग ई है। शिंगरोंग शिन्या से कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, तुम्हारा असली नाम जियांग शिन्या है। मैडम चिन शिंगरोंग से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? शिंगरोंग मैडम चिन से कहती है कि मॉम ये मेरी स्टेप सिस्टर है जिसने मुझे बचपन से बड़े होने तक बुली किया है, जो भी मेरे पास था इसने मुझसे सब छीन लिया और अब ये मेरा फियोंसे छीनना चाहती है। यहाँ शिंगरोंग जो भी कुछ बता रही होती है वो सब उसने शिन्या के साथ किया था। वो सब लोगों को ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसका नाम ई था। शिन्या उसे कहती है कि सिस्टर तुम सही और गलत के बीच कंफ्यूज्ड हो। शिंगरोंग गु बेचन के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। गु बेचन पूछता है कौन सा सीक्रेट? तब शिंगरोंग उसे अपने नेक के पास बिल्कुल ऐसा ही निशान दिखाती है जैसा शिन्या की नेक के पास था। वो रोते हुए गु बेचन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं ही तुम्हारी ई हूँ, अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। गु बेचन उससे कहता है कि तुम सच में ई हो, फिर वो उसे हक कर लेता है। शिन्या उसे कहती है आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुम करना क्या चाहती हो? जिस पर शिंगरोंग कहती है कि तुम्हें हमेशा झूठ बोलना क्यों पसंद है, मेरी चीजें चुराना क्यों पसंद है, मेरा नाम, मेरे डैड, मेरा एडमिशन कोटा, मेरा सब कुछ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वो लेने नहीं दूंगी जो तुम चाहती हो। स्टोन मेरा है, मैं वो तुम्हें नहीं दूंगी। शिन्या कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तभी शिंगरोंग उसे थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम जियांग फैमिली के रूल्स को फॉलो करके मुझे दबाना चाहती हो। तब शिन्या एक फ्लैशबैक याद करती है, जब उसे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था तब उसके पेरेंट्स ने उसको रहने के लिए एक टूटा फूटा रूम दिया था और उससे कहा था कि तुम्हारा नाम आज से जियांग शिन्या है, मैं तुम्हारा डैड हूँ और वो तुम्हारी मॉम। तब शिंगरोंग को उसका बैकपैक पसंद आ गया था तो वो अपनी मॉम से कहने लगती
कहती है कि मॉम मुझे इसका बैकपैक चाहिए। तभी शिन्या की स्टेप मॉम ने उससे वो बैग छीन कर शिंगरोंग को दे दिया था और उससे कहा था कि तुम इसकी बड़ी बहन हो, अब से जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब शिंगरोंग का है, चाहे वो तुम्हारी लाइफ ही क्यों ना हो। यही इस फैमिली का रोल है। प्रेजेंट में गु बेचन शिंगरोंग से कहता है न जाने इतने सालों से तुम पर क्या क्या बीती होगी। शिंगरोंग उससे कहती है तुम्हारे ऑर्फनेज से जाने के बाद मुझे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। इस बीच मेरी बहन ने मुझे बहुत बुली किया। मुझे चिन फैमिली याद थी लेकिन मैंने जियांग फैमिली से ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था वो मुझसे सब कुछ छीन लेते। तुम्हें भी। गु बेचन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज से तुम्हारे सारे डिसीजन मेरे होंगे, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। शिन्या रोते हुए गु बेचन को स्टोन कहती है, जिस पर गु बेचन कहता है कि तुम्हें ये कहने का हक नहीं है। शिंगरोंग भी उसे कहती है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो, जियांग फैमिली ने पाला है इसीलिए मैं रीपे करूंगी। वो उसके पास जाकर शिन्या को धक्का दे देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे शिन्या ने धक्का दिया हो। गु बेचन आकर उसे संभालते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। शिंगरोंग उससे कहती है कि मैं तुमसे और अलग नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर शिन्या को बाहर निकलवा दिया जाता है। जाते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और खुद से कह रही होती है मुझे नहीं जाना। उसके वहाँ से जाते ही शिंगरोंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए गु बेचन उसे उसके रूम तक ले जाता है। वहीं जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स शिन्या को घर से बाहर निकाल देते हैं तभी उसे वहाँ हाउ मिल जाता है। हाउ उसकी नेक पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उधर गु बेचन शिंगरोंग से अपने बचपन की बातें कर रहा होता है लेकिन शिंगरोंग असली ई थी ही नहीं, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं था। यहाँ वो बहाना बनाते हुए कहती है आज बहुत सारी चीज हुई है तो मुझे तो बहुत चक्कर आ रहा है। वो गु बेचन से ड्रिंक लाने के लिए कहती है और कुछ ही देर में गु बेचन ड्रिंक लेकर आ जाता है। यहाँ गु बेचन अपने मन में सोचता है मुझे ये एलर्जी क्यों हो रही है, बचपन में तो नहीं होती थी लेकिन जब मैं उस लड़की शिन्या के पास था तब मुझे एलर्जी नहीं हुई। इतनी ही देर में शिंगरोंग उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है। इसके बाद गु बेचन जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। शिंगरोंग उसे रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देती है। फिर वो जैसे ही रूम से बाहर आती है हाउ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे साइड में ले जाता है। शिंगरोंग पूछती है तुम भाग आए, अब मैंने उसे वो ड्रग्स दे दिया है, सब कुछ एकदम प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हाउ उससे कहता है ये एक ड्रग्स गु बेचन को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारेगा, एक दिन जब वो मर जाएगा तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये कहकर दोनों फिजिकल इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन्या को हाउ ने एक कमरे में बांध कर रखा हुआ था। वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और गु बेचन को सब सच बताना होगा। वो जैसे तैसे खुद की रस्सियाँ खोलती है और गु बेचन को ढूंढते हुए उसी के रूम में आ जाती है। जैसे ही वो रूम में आती है तो बेचन उसे पकड़कर उससे पूछने लगता है तुमने मुझे कौन सी दवाई दी थी। शिन्या कहती है मैंने तो कोई दवाई नहीं दी, मैं तो ई हूँ। गु बेचन अभी भी नशे की हालत में होता है। वो शिन्या का बर्थ मार्क देख लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर वो शिन्या को किस कर लेता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद जब शिन्या और गु बेचन सो रहे थे तब वहाँ हाउ आकर शिन्या को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शिन्या जब सो रही थी तो हाउ उसके बर्थ मार्क पर सिगरेट लगा देता है जिससे शिन्या नींद से उठकर उसे पीछे हटा देती है। वो हाउ से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई, जिस पर वो कहता है कल रात तुम मेरे साथ ही। शिन्या कहती है ये इम्पॉसिबल है, मुझे क्लियरली याद है मैं कल रात स्टोन के साथ थी। हाउ हंसते हुए कहने लगता है क्या मैं तुम्हें उसके जैसे दिखता हूँ। शिन्या उसे धक्का दे देती है तो हाउ उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहने लगता है तुम क्या दिखाना चाहती हो, कल रात तक तुम मेरी थी। तभी शिन्या बेड की साइड में रखे एश ट्रे उठाकर उसके सर पर मार देती है जिसकी वजह से हाउ गुस्से में उसके बाल खींचते हुए मिरर के सामने ले जाता है और कहने लगता है देखो तुम कैसी दिखती हो, नाइट स्पेंड करने के बाद भी मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था, तुम जैसी क्रीपल की परवाह किसी को भी नहीं है। शिन्या उससे कहती है मुझे जाने दो, मुझे स्टोन को ढूंढना है। जिस पर हाउ कहता है तुम अभी भी उसको ढूंढना चाहती हो, गिव अप क्यों नहीं कर देती, तुम्हारी बहन
बहन एक रिच लड़की है तो तुम खुद को उसके साथ क्यों कंपेयर कर रही हो। वो उसे आगे झूठ बोलते हुए ये भी कहता है, मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ, कल रात तुम्हारी बहन और स्टोन की शादी हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं गु बेचन को होश आता है तो उसे अपने पास शिंगरोंग मिलती है। शिंगरोंग उससे कहती है कि फाइनली मैं अब तुम्हारी हूँ। गु बेचन पूछता है, ई क्या कल रात हम? तभी शिंगरोंग कहने लगती है, तुम्हें अपनों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। जिस पर गु बेचन कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी का अरेंजमेंट कराऊंगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। वो गु बेचन से पूछती है, क्या मैं अपनी सिस्टर को अपनी नैनी बना सकती हूँ? गु बेचन कहता है, तुम्हें जिसमें खुशी मिले तुम वो करो। तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर फिर से एलर्जी होनी स्टार्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ शिन्या हाउ से कह रही होती है कि मैं स्टोन को सब कुछ सच बता दूंगी। जिस पर हाउ कहता है, तुम चाहती हो कि उसे पता चल जाए लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा। शिन्या उसे कहती है, अगर कल रात कुछ हुआ भी है तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हाउ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम शिन्या को हॉस्पिटल में उसके डैड के पास बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आकर उससे कहते हैं, क्या तुम सच में अपना ब्लड बेचना चाहती हो? मैं हर तरीके से अपने डैड को बचाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। क्या आप थोड़ा टाइम और नहीं रुक सकते? डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन सारे बिल्स तो पे हो चुके हैं। तभी वहाँ शिन्या की स्टेप मॉम आकर कहने लगती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता, हमारी फैमिली के पास अब बहुत पैसा है, मेरी बेटी की शादी बिलियनियर प्रेसिडेंट गु बेचन से होने वाली है, समझी? अब जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिन्या जैसे ही मॉम को पानी देती है तो वो उसी के ऊपर वो पानी फेंक देती है और कहने लगती है, क्या तुम मेरा मुंह जलाना चाहती हो? वो अपनी मॉम से माफी मांगती है तो वो उससे कहती है कि यहाँ से बाहर दफा हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं गु बेचन अपनी रिपोर्ट्स करने के लिए हॉस्पिटल आता है जहाँ उसे शिन्या मिलती है। यहाँ वो शिन्या से कहता है कि अब मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें 50 मिलियन युएन वापस देने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल से ई की डाइट और उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिन्या अपने मन में सोचती है, ऐसा करने से कम मैं तुम्हें रोज देख तो पाऊंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर गु बेचन का ब्लड सैंपल ले रहे थे। यहाँ गु बेचन उन्हें बताता है कि मुझे ई मिल गई है। डॉक्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और कहते हैं कि क्या तुम अब अपनी एलर्जी का ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो? उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारी एलर्जी यूनिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। गु बेचन उनसे कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब है, जब मैं बच्चा था तो ऐसा नहीं होता था। डॉक्टर कहते हैं, हो सकता है इतने सालों में तुम्हारी बॉडी में चेंजेस हुए हो। यहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो जिस ऑर्फन एज में तुम दोनों रहते थे वो डिमोलिश्ड होने वाला है। गु बेचन कहता है, मैं अभी के अभी उस जमीन को खरीद लूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, आज रात से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये सुनते ही गु बेचन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। दूसरी तरफ शिन्या उसी ऑर्फन एज में आती है जहाँ आकर उसे गु बेचन और उसके बचपन के आए हुए पल याद आने लगते हैं। वो खुद से कहने लगती है, स्टोन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ये भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या हुआ था। एक रूम में जाकर बैठ जाती है और वहीं गाना गाने लगती है। वो गु बेचन उसे बचपन में सुनाता था। दूसरी तरफ गु बेचन भी ऑर्फन एज पहुंच जाता है जहां उसे शिन्या के गाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो जोर से कहने लगता है कि ई क्या यहाँ तुम हो? वही दूसरी तरफ ऑर्फन एज तोड़ने के लिए वहाँ दो वर्कर्स क्रेन लेकर पहुँच जाते हैं और तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। वही गु बेचन ई को हर कमरे में ढूंढने लगता है। तभी उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ शिन्या आती है, आकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करती है। पत्थर भारी होने की वजह से वो उससे नहीं उठ पाता। वो गु बेचन से कहने लगती है, स्टोन मैं हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वही दूसरी तरफ गु बेचन का असिस्टेंट शिंगरोंग से आकर कहता है, मिस्टर गु बेचन बहुत देर पहले ऑर्फनेज
गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। शिंग रोंग सोचती है अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो बेचन को पता चल सकता है कि वो क्रीपल ही असली ई है। दूसरी तरफ शिन्या मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। तभी वहाँ और ज्यादा बड़ा पत्थर आकर गिर जाता है जिसके वजह से शिन्या भी बेहोश हो जाती है। बाहर शिंग रोंग आकर उन वर्कर्स को रोकती है और फिर ऑफन एज के अंदर आ जाती है। अगर वो देखती है कि गु बेचन बेहोश पड़ा है और पास ही में शिन्या भी बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, जब गु बेचन को होश आएगा तो तुम उनसे यही कहना कि तुमने ही उनकी जान बचाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन्या को हॉस्पिटल में होश आता है। वो अपने इंजर्ड हाथ को देखकर कहने लगती है कि मेरा हाथ। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं उसे तोड़ दूंगी। वो अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आप जानती हो ना गु बेचन ही स्टोन है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तभी तो तुम जैसी क्रीपल उसकी लवर निकली। तभी वहाँ हाउ भी आ जाता है। उसे देखकर शिन्या की स्टेप मॉम कहने लगती है कि जल्दी से इससे शादी करो, नहीं तो ये फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर देगी। शिन्या कहने लगती है कि मॉम आप चाहती है मैं इस इंसान से शादी करूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो हाउ उसे रोककर मारने लगता है। तभी शिन्या उसे धक्का देकर बाहर भाग जाती है। बाहर आकर वो डॉक्टर से गु बेचन के रूम का पता पूछती है और रूम में आ जाती है जहाँ उसे शिंग रोंग बैठी हुई मिलती है। उसे देखकर शिंग रोंग कहने लगती है कि तुम यहाँ भी आ गई। वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन शिन्या उसे रोककर उसी को एक थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि अगर तुमने फिर से मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिंग रोंग देखती है कि गु बेचन को होश लगा है तो वो शिन्या का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि सिस्टर तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जैसे ही शिन्या उसे अपना हाथ छुड़वाती है तो शिंग रोंग गु बेचन के बेड पर गिर जाती और ऐसा होते हुए गु बेचन भी देख लेता है और शिन्या से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिंग रोंग ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें बचाते हुए मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर होने ही वाले थे। डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं कभी भी पियानो नहीं बजा पाऊंगी। गु बेचन कहने लगता है कि मुझे याद है ने मेरे लिए जो कुछ भी किया। तभी शिन्या कहती है कि वो मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तभी शिंग रोंग अपने दिल पर हाथ रखकर कहने लगती है कि स्टोन मेरे दिल में दर्द हो रहा है। गु बेचन शिन्या से कहने लगता है कि चुपचाप ई से माफी मांगो वरना तुम यहाँ से जाने के लायक नहीं रहोगी। तभी वहाँ युन शाओ आकर कहने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत है जो चिन फैमिली के मेंबर को हाथ लगाए। यहाँ युन शाओ के हाथ में एक सर्टिफिकेट भी होता है। इन्या को चक्कर आने लगते हैं तो युन शाओ उसे संभालते हुए कहने लगता है इन फैमिली यहाँ आ गई है, हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है लेकिन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो शिन्या के पास आकर धीरे से पूछता है कि तुमने और शिंग रोंग ने 3 साल पहले अपने नाम क्यों स्वैप किए थे, आखिर जियांग फैमिली क्या छुपा रही है। शिन्या उससे कहती है कि तुम्हें सब पता चल गया। तभी गु बेचन युन शाओ से पूछता है कि आखिर चिन फैमिली और शिन्या के बीच में क्या रिलेशन है जो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। युन शाओ कहता है कि मिस्टर गु बेचन मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम भी अपनी आंखें खोल लो, अंधे मत बने रहो। इसके बाद वो शिन्या अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। जाते हुए शिन्या पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। युन शाओ उससे कहता है कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता चले। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। यहाँ शिन्या पूछती है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ है। सू शाओ कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद मिलेगा, बस मुझे कुछ घंटे दो। शिन्या अपने मन में सोचने लगती है ये चिन फैमिली बुरी नहीं है, मैं इन सब के साथ एकदम सेफ फील कर रही हूँ जैसे ये मेरी फैमिली हो। तभी वहाँ गु बेचन आकर कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन तुम्हारी फिक्र में बेहोश हो गई है, तुम कैसे इतनी सेल्फिश लड़की हो सकती हो, तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। शिन्या कहने लगती है मैं उसकी फिक्र क्यों करूँ, तुम्हें बस उसकी कही हुई बातों पर यकीन है। गु बेचन कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता कि तुम ब्राइडमेड्स नहीं बनना चाहती, तभी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम इंजर्ड हो। वो उसे ले जाने लगता है। तभी तन शाओ उसे रोकता है तो गु बेचन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ उनके गार्ड्स आते हैं तो शिन्या उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी।
रहूंगी। वो जाते हुए चिन ब्रदर से कहती है कि मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी हेल्प करना। इसके बाद गू बेचन शिन्या को एक रूम में ले आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुमने डॉक्टर्स को 5 लाख UN दिए हैं फेक मेडिकल कंडीशन दिखाने के लिए ताकि तुम अपनी बहन की वेडिंग अटेंड ना कर पाओ। मैं तुम्हें एक काइंड हार्टेड इंसान समझता था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने शुरू से ही सब कुछ प्लान करके रखा था ताकि मेरी अटेंशन पा सको। तभी शिन्या उसे अपनी ड्रेसिंग्स उतार कर अपनी इंजरीज को दिखाने लगती है और कहने लगती है कि देखो क्या ये फेक है, मैं झूठ बोल रही हूँ। गू बेचन उसके स्कार्स को टच करता है। तभी वहाँ शिंगरोंग आ जाती है। वो उन दोनों को साथ देखकर कहने लगती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गू बेचन शिंगरोंग से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी लेग इंजरी हील हो गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी बहन की भी सेम जगह इंजरी हुई है। एक फैमिली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे सब क्लियर करो। पहले तो शिंगरोंग उसे अपनी लेग पर टेम शिन्या के जैसे स्कार दिखाती है और कहती है और झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि सच तो ये है, मैं और मेरी बहन हम दोनों ही एडॉप्टेड हैं। हमारे पेरेंट्स की असली डॉटर को पोलियो था, इसीलिए जियांग फैमिली ने ऑर्फन एज से लेग डिसीज वाले बच्चों को ही अडॉप्ट किया। जब उन्होंने मेरी बहन को अडॉप्ट किया था तब हम बहुत गरीब थे, लेकिन जब बड़ी हुई तो मैंने हाई इंटरेस्ट पर लोन लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाया। वो गू बेचन से ये भी कहती है कि आज पहली बार तुमने मुझ पर शक किया, जिस पर गू बेचन उसे माफी मांगने लगता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी बहन की इंजरीज रियल है, उसे आराम करने दो। लेकिन शिंगरोंग एक और झूठ बोलते हुए कहने लगती है ये इंजरी उसे तब हुई थी जब ये आधी रात को हाउ से मिलने गई थी। ने उसके साथ नाइट स्पेंड भी की है, इसीलिए मॉम को इनकी शादी तय करनी पड़ी। गू बेचन कहता है कि तुम हाउ को पसंद करती हो या तुम उसके लवर हो। वो उससे आगे कहता है कि मैंने तुम्हें 50 मिलियन UN जो दिए हैं के बदले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा, तुम्हें ई की डाइट हेल्थ का ख्याल रखना होगा और शादी की तैयारी भी देखनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिंगरोंग शिन्या को पकड़कर उसे टॉर्चर कर रही थी। शिन्या उससे कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरी सारी चीजें क्यों छीन लेती हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। शिंगरोंग गुस्से से कहने लगती है कि अपना मुंह बंद करो। वो वहाँ आकर पेन शिन्या के शोल्डर पर मार देती है और जैसे ही वहाँ गू बेचन आता है तो उल्टा वो पेन अपने ऊपर मार कर ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे शिन्या ने उसे वो पेन से मारा हो। शिन्या बेहोश हो जाती है तो गू बेचन कहने लगता है कि तुम नाटक मत करो, समझी। तब उसको एक आदमी चेक करके बताता है कि ये नाटक नहीं कर रही है, सच में ये बेहोश है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बेचन ने शिन्या को हॉस्पिटल में बेड से बांध कर रखा था। जैसे ही शिन्या को होश आता है तो गू बेचन उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ई को बुली करने की। शिन्या अपने मन में सोचती है कि मैं ही तुम्हारी ई हूँ, तुम्हें पता भी नहीं तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। गू बेचन उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे गंदे कामों के बारे में पता चल गया है। वो उसे एक एक करके सारे बुरे काम याद दिलाने लगता है जो उसने कभी किए ही नहीं थे। तब शिन्या उसके हाथ पर जोर से काट लेती है और गू बेचन पीछे हो जाता है। शिन्या उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर आकर बताता है कि शिन्या प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गू बेचन हैरान हो जाता है। शिन्या डॉक्टर से कहने लगती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने में हेल्प करो। डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा वहाँ से चले जाते हैं। गू बेचन शिन्या से कहता है कि तुम कितनी बेरहम लड़की हो जो अपने बच्चे को मारना चाहती हो। तभी वहाँ हाउ भी आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे डॉक्टर ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो, हम कल ही अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाएंगे। शिन्या कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो हाउ उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन तभी उसे गू बेचन रोकते हुए कहने लगता है कि मैं किसी औरत पर अपने सामने हाथ उठाते हुए नहीं देख सकता, ये तो प्रेग्नेंट है, तुमने सुना नहीं क्या, तुम बहरे हो। हाउ कहने लगता है हाँ आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो लास्ट तक इसका साथ देना चाहिए, आप हमारी शादी पर हमें ब्लेसिंग्स देने आएंगे ना। गू बेचन उसे ये कहते हुए चला जाता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद वो शिन्या से कहता है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें टॉर्चर करना बंद कर दूं, तो जब तुम गू फैमिली में नैनी बनकर जाओगी तो उसकी कीज चुरा कर मुझे दे देना, समझी। अगले दिन जब शिन्या गू बेचन के घर आती है तो वहाँ उसे सारे नौकर ई समझते हैं, इसीलिए वो उसे
उसे महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी दिखाने लगते हैं। फिर वो उसे एक नेकलेस दिखाते हुए कहते हैं, मिस्टर गुबेचन ने ये स्पेशली आपके लिए भेजा है। वो उसे ये भी बताते हैं कि आज रात गार्डन में मिस्टर गुबेचन ने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, क्या आप जाकर उसे देखना नहीं चाहती? कुछ देर बाद वो शिन्या को रेडी कर देते हैं और उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कहते हैं कि ये गुबेचन के सीक्रेट रूम्स की है, आज आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। शिन्या अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे सच में देखना है स्टोन ने ई के लिए कौन सा सरप्राइज रेडी किया है। इसके बाद जब वो गार्डन में आती है तो देखती है कि वहाँ हर तरफ सनफ्लावर्स लगे थे। उन्हें देखकर शिन्या को एक फ्लैशबैक आता है, इसमें वो सनफ्लावर के सामने विश मांग रही थी। तब स्टोन उसे पूछता है कि तुमने अपने बर्थडे पर क्या विश मांगी? अब वो उसे बताती है कि मैंने मांगा तुम हमेशा वेल्दी रहो, खुश रहो। वो पूछता है कि तुम्हें ये सनफ्लावर इतने क्यों पसंद है? इस पर ई ने कहा था क्योंकि ये मुझे तुम्हारी स्माइल जैसे लगते हैं। ये सुनकर स्टोन ने उससे कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गार्डन बनाऊंगा जिसमें हर तरफ सनफ्लावर होंगे। प्रेजेंट में ये सब याद करते हुए शिन्या रो रही थी और खुद से कह रही थी कि स्टोन तुम्हें सब कुछ अभी भी याद है। इसके बाद वो उसी सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ हर तरफ अंधेरा था। तभी पीछे से गुबेचन उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि ई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिन्या भी उससे रोते हुए कहती है कि स्टोन मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। गुबेचन उससे बताता है कि ये पहला घर था जो मैंने अपने पैसों से लिया, तुम्हारी उम्मीद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये सब सुनकर शिन्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे किस करती है और फिर से टर्न हो जाती है। गुबेचन सोचता है कि आज कुछ अलग क्यों लग रहा है। वो जैसे ही लाइट ऑन करता है तो शिन्या दूसरे गेट से वहाँ से भाग जाती है। उधर शिंगरोंग आकर हेड स्टाफ को थप्पड़ मारती है और कहने लगता है कि असली ई मैं हूँ, तुम अंधी हो क्या? हेड स्टाफ कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने उस लड़की को 3 बिलियन का आइस ब्लू ड्रीम नेकलेस भी दे दिया। इतने एक्सपेंसिव नेकलेस का सुनकर वो और उसकी मॉम एकदम हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो घर के बाहर जाकर शिन्या को वहाँ से जाते हुए पकड़ लेते हैं और शिन्या की स्टेप मॉम सबसे पहले उसके गले से वो नेकलेस खींच लेती है और शिंगरोंग से कहने लगती है 3 बिलियन का आइस ब्लू नेकलेस जो गुबेचन ने तुम्हारे लिए खरीदा था। शिंगरोंग शिन्या को एक थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि इडियट, तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रही थी, मेरे फियोंसे और मेरी ज्वेलरी को चुरा रही थी, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। शिन्या कहने लगती है पहले तो तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराई है, मुझसे स्टोन को छीना है। शिंगरोंग कहती है कि मतलब तुम माफी नहीं मांगोगी। वो वहाँ पड़ी मिट्टी उठाकर जबरदस्ती शिन्या को खिलाने लगती है। तभी वहाँ गुबेचन आकर उसे रोकता है और अपने मन में सोचता है कि अभी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया। जब ये लड़की मेरे पास होती है तो क्या मैजिक होता है और मुझे कोई एलर्जी भी नहीं होती। वो शिन्या का गला पकड़कर कहता है कि तुमने ये सब हाउ के कहने पर किया है, तुम कितनी ग्रीड और सेल्फिश हो। शिंगरोंग कहती है कि तुम इससे अभी भी क्यों बात कर रहे हो। गुबेचन कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसे और क्या करवा सकता है, इसीलिए इसे अभी यहीं रहने दो और अपनी नैनी बनाकर रखो। वो शिन्या को कहता है कि आज के बाद व्हाइट कपड़े कभी मत पहनना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिंगरोंग गुबेचन के मिल्क में कुछ बिजनेस दवाई मिला देती है जिससे वो हर दिन पीकर थोड़ा थोड़ा अंदर से वीक हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। शिंगरोंग वो मिल्क का ग्लास शिन्या के पास लेकर आती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन इस बार शिन्या भी उसे नहीं छोड़ती और उसे उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। तब शिंगरोंग कहने लगती है कि आज मेरी शादी है, मैं तुम्हारे मुंह लगकर अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती, अब जाओ ये मिल्क स्टोन को देकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन्या के हाथ में एक पिजन होता है और वो उससे कह रही होती है कि तुम भी मेरी तरह इस केज में ही बंद हो, लेकिन तुम इस खुले आसमान में उड़ सकते हो। ये कहकर वो उसे उड़ा देती है। उसे ऐसा करते हुए गुबेचन देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी ई भी बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थी। वो शिन्या के पास आकर कहता है कि तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो। शिन्या कहती है कि भूल गए, तुमने ही तो मुझे नैनी का काम दिया है। वो उसे मिल्क का ग्लास देती है तो गुबेचन कहता है कि तुमने उसमें जरूर कुछ मिलाया है ना। वो
उसका फेस पकड़कर कहने लगता है कि यो। शिन्या कहती है कि तुम पागल हो गए हो, प्रेग्नेंट हूँ। गू बेचन कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये बेबी हाउ का है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये कहकर वो शिन्या को जबरदस्ती वो मिल्क पिला देता है। तभी वहाँ उसे कोई बुलाने के लिए आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिंगरोंग शिन्या को परेशान करने के लिए उसके सर पर वाइन डाल देती है। शिन्या कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? तो शिंगरोंग कहने लगती है कि मॉम आपको पता है कि मेरे फोन में मेरी बहन और हाउ की वन नाइट स्टैंड वाली वीडियो है। ये सुनकर शिन्या डर जाती है और फोन छीनने लगती है, लेकिन शिंगरोंग उसे धक्का देकर गिरा देती है। शिन्या उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिंगरोंग उससे कहती है क्या कभी तुमने सोचा है उस दिन हाउ तुम्हारे रूम में कहाँ से आ गया था? शिन्या कहने लगती है कि इसका मतलब हाउ को सब कुछ तुमने करने के लिए कहा था, जिस पर शिंगरोंग हंसते हुए कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। शिन्या रोते हुए कहती है कि तुम सही कह रही हो, हर महीने अपना ब्लड बेचकर डैड का इलाज कराना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि स्टोन भी। तभी वो शिंगरोंग के हाथ से फोन को छीनकर फिश पॉट में डाल देती है। शिंगरोंग उसे कहने लगती है कि मैं हाउ से कहूंगी कि वो तुम्हें मार डाले। शिन्या उससे कहती है कि मैं भी स्टोन को बता दूंगी, तुम प्रॉपर्टी के लिए उसे हर रोज पॉइजनस ड्रग्स दे रही हो। शिंगरोंग को गू बेचन की आवाज आती है, इसीलिए वो शिन्या को बहुत जोर से धक्का देकर गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है। वो अपना पेट पकड़कर कहने लगती है कि ये मेरा और स्टोन का बेबी है। सिस्टर ये तुमने क्या किया? गू बेचन भी आकर उसे संभालते हुए कहने लगता है कि ई क्या तुम ठीक हो? शिन्या हैरानी से पूछती है कि क्या तुम स्टोन बेबी की माँ बनने वाली हो? गू बेचन भी हैरानी से पूछता है कि ई क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? शिन्या के पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन गू बेचन अपने सिक्योरिटी गार्ड से बस शिंगरोंग को ही हॉस्पिटल भिजवाता है। शिन्या गू बेचन से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल लेकर चलो। पहले तो गू बेचन शिन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही शिन्या उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो वो उसका गला पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा ब्लैक हार्टेड लड़की हो, तुम्हें अपने ही बहन से इतनी ज्यादा जेलसी होती है। शिन्या कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद से ही गिरी थी, लेकिन गू बेचन उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहने लगता है कि अगर ई और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। शिन्या कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते, मुझे बार बार हर्ट करते हो। गू बेचन कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट रहा। जब तुमने मुझे पहली बार वो ड्रग्स दिया था, मुझे तुम्हें तब ही सबक सिखाना चाहिए था। शिन्या कहती है कि तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ? गू बेचन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम हाउ के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश करना चाह रही हो और मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो। शिन्या उससे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गू बेचन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। अभी वहाँ हाउ भी आकर कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ऑर्फनेज से जानते हैं, तो मैं तुमसे कुछ पैसे तो मांग ही सकता हूँ और तुम देख भी सकते हो शिन्या अभी प्रेग्नेंट है। गू बेचन कहता है कि तुम्हारा मतलब यही है कि मैं तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। हाउ कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। गू बेचन जाकर पैसे लाता है और शिन्या के ऊपर फेंक देता है। वो शिन्या से कहता है कि तुम्हें अब पूरी जिंदगी यहाँ गुलामों की तरह काम करना होगा। यहाँ शिन्या याद करती है जब स्टोन को अडॉप्ट कर लिया गया था और वो जा रहा था तो शिन्या यानी ई ने से कहा था कि मैं बड़े होकर तुम्हें पहचानूंगी कैसे। तब स्टोन ने उसे कहा था बट जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझे एलर्जी नहीं होती। ई ने उसे वो फोटो देकर कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो इस फोटो को देख लेना। एक दिन ऑर्फनेज का केयर टेकर ई को ऑर्फनेज से निकाल देता है और कहता है कि तुम हर वक्त बीमार पड़ती रहती हो, मेरा ऑर्फनेज अब तुम्हारे और खर्चे नहीं उठा पाएगा, अब यहाँ से निकल जाओ। ई रोते हुए कह रही थी कि मुझे मत निकालो, स्टोन मुझे यहाँ मिलने आएगा तो मैं उससे कैसे मिलूंगी? मैं पैसे सेव करूंगी, मेडिसिन नहीं लूंगी, ना ही पूरा दिन खाना खाऊंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। केयर टेकर उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। बारिश इतनी तेज होती है, ऊपर से ई को फीवर होता
है, इसीलिए वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उस पर उसके स्टेप पेरेंट्स की नजर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। प्रेजेंट में गु बेचन शिन्या से कहता है कि मैं एक बार तुमसे फिर पूछता हूँ तुम कौन हो। तभी वहाँ युन शाओ आ जाता है और शिन्या की हालत देखकर कहने लगता है ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है। वो गु बेचन का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम एक शैतान हो जो इस लड़की को इतना बुली किए हो। फिर वो शिन्या को उठने में हेल्प करता है और अपने साथ ले जाने लगता है। गु बेचन कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर युन शाओ कहता है कि मैं तुम्हें इसे एक उंगली भी लगाने नहीं दूंगा। शायद तुम बहुत केपेबल हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, चिन फैमिली किसी से भी नहीं डरती। ये कहकर वो शिन्या को अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि युन शाओ छिपकर फिर से गु बेचन के घर में आता है और फिश पॉट में पड़े फोन को उठाते हुए कहता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ होगा। अगले सीन में हम देखते हैं गु बेचन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि चिन फैमिली में कुछ तो चल रहा है। उन्होंने सब कुछ अपनी बेटी ई के नाम कर दिया है और इसमें चिन फैमिली के तीनों बेटे भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ई के तीनों भाई भी अडॉप्टेड है। गु बेचन कहता है कि चिन फैमिली कुछ तो छुपा रही है, मुझे सब जानना है, आखिर सब क्या हो रहा है, तुम जाओ और पता करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन फैमिली को पैटर्निटी रिपोर्ट के बाद पता चल गया था कि शिन्या उनकी बेटी है, इसीलिए वो उसका वेलकम करते हैं। जहाँ उसकी रियल मॉम उसे गले लगाकर कहती है कि मेरी ई आखिर मुझे मिल ही गई, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत मिस किया। शिन्या भी उनसे कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। तुमने इतने सालों बहुत कुछ सहा है, अब चिन फैमिली की बारी है तुम्हें सपोर्ट करने की। वो उससे ये भी बताती है कि एक हफ्ते बाद फैमिली ऑक्शन होने वाला है। मैंने सुना है पिछली बार गु बेचन ने 3 बिलियन स्पेंड किए थे, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की बेस्ट ज्वेलरी लाना चाहती हूँ। अगले सीन में हम गु बेचन और शिंगरोंग को ऑक्शन में देखते हैं। यहाँ शिंगरोंग की मॉम गु बेचन से कहती है कि मिस्टर गु बेचन भूलिएगा मत, हम यहाँ बेड लगाने के लिए आए हैं ताकि आप मेरी बेटी को शादी की रिंग गिफ्ट कर सको। शिंगरोंग कहती है स्टोन मैंने तुम्हारे लिए वैसे बहुत कुछ किया है। गु बेचन कहता है कि ई अब तुम बहुत चेंज हो गई हो। भी ऑक्शन में एंट्री होती है शिन्या और उसके ब्रदर्स की। शिन्या का बिल्कुल अलग लुक देखकर गु बेचन कहने लगता है कि ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसे देखकर सबको यही लगता है कि वो युन शाओ की लवर है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। गु बेचन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गई हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तभी शिन्या अपने बैग से एक चेक निकालकर गु बेचन को देते हुए कहती है अब हम एक दूसरे के बराबर हैं। रॉन्ग कहती है कि तुम मेरे फियोंसे को फिर से सेड्यूस करना चाहती हो। अभी युन शाओ अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। रॉन्ग कहती है कि भाई आप इस आउटसाइडर की हेल्प क्यों कर रहे हो। शाओ कहता है कि चुप रहो, मेरी रिलेटिव बनने की कोशिश मत करो। रॉन्ग अपने मन में सोचती है कि शायद इन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ। तभी गु बेचन उस चेक को फाड़ देता है और कहने लगता है कि 12 बजे से पहले घर पहुँच जाना। शिंगरोंग कहने लगती है सिस्टर भूलो मत, तुम्हारा एक फियोंसे भी है। हाउ वैसे तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तुम किस किस को हैंडल करोगी। ये सुनते ही शिन्या उसे एक थप्पड़ मारती है। गु बेचन कहता है कि अभी के अभी इससे माफी मांगो। शिन्या कहती है कि अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं ये फिर से करूंगी, समझी। गु बेचन कहता है कि तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती हो, जिस पर शिन्या कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे चेंज कर दिया। तब हम देखते हैं कि युन शाओ जब वो फोन उठाकर ले गया था तो उसे उस फोन में उसकी और गु बेचन की वीडियो मिली थी, जिसे देखकर शिन्या पूरी तरीके से हैरान हो गई थी। कुछ देर बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले जेड बुद्धा स्कल्पचर पर बिड लगती है। बिड की स्टार्टिंग होती है 1 मिलियन से, लेकिन यहाँ शिन्या वर्सेस शिंगरोंग हो जाता है। वो दोनों ही बिड की वैल्यू बहुत हाई कर देती है। एंड में जब शिंगरोंग की साइड से बिड 50 मिलियन होती है तो शिन्या पीछे हट जाती है। वहाँ सब लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं ये कितनी बेवकूफ है, 2 मिलियन की चीज 50 मिलियन में खरीद रही है। शिंगरोंग एम्बैरेस होकर गु बेचन से कहने लगती है ये सब इसने जानबूझकर किया है। गु बेचन कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस मुझ पर छोड़ दो सब चीज। तभी ऑक्शन होस्ट अनाउंस करती है कि आइस ब्लू रिंग किसी ने ऐप के थ्रू खरीद
ली है, इसीलिए उस पर बेट नहीं लगेगी। तभी शिंगरोंग देखती है कि शिन्या और गु बेचन दोनों की ही सीट खाली थी। वहीं ऑक्शन के बाहर शिन्या जा रही थी, तभी वहाँ गु बेचन आकर उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है वो रिंग तुमने ही खरीदी है, इसीलिए वो मुझे दे दो। शिन्या कहती है मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी। युन शाओ कहता है कि तुमने क्या इसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा है, जिस पर गु बेचन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशनशिप है, अच्छा रहेगा चिन फैमिली इससे दूर रहे। तभी युन शाओ उससे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। गु बेचन शिन्या से कहता है कि तुम नहीं जानना चाहती तुम्हारे डैड की हालत कैसी है। ये सुनते ही शिन्या उसके साथ कार में बैठकर निकल जाती है। वो रास्ते में शिन्या से पूछता है कि क्या तुमने हाउ के साथ नाइट स्पेंड किया था। शिन्या झूठ बोलते हुए कहती है हाँ, जिस पर गु बेचन कहता है कि तुम कितनी बेशरम हो। शिन्या कहती है कि उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया, मैं उसकी थैंकफुल हूँ। गु बेचन कार रोक कर कहता है कि तुम्हारी बहन ने सही कहा था, तुम जैसी लड़की आगे बढ़ने के लिए अपनी बॉडी भी यूज कर सकती है। शिन्या कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम कहना क्या चाहते हो, अगर ये सब मेरे डैड के बारे में नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। गु बेचन उसे जाने से रोकता है और उसके क्लोज आने लगता है और तभी वो शिन्या के पास से वो रिंग ले लेता है। शिन्या उससे रिंग छीनते हुए कहने लगती है इसे मुझे वापस दो। गु बेचन पूछता है कि जिस रात तुम ई होने का दिखावा कर रही थी तब तुमने अपने लिए कुछ कहा क्यों नहीं, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। शिन्या कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मुझे ये रिंग पसंद है, मैं इसे किसी को लेने नहीं दूंगी। गु बेचन कहता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें पसंद है। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है, लेकिन शिन्या उसे पीछे हटा देती है और कार से उतरकर जाने लगती है, लेकिन गु बेचन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शिन्या के तीनों ब्रदर्स बहुत सारी कार्स के साथ आते हैं। युन शाओ शिन्या से कहता है कि मैंने तुम्हारे स्टेप डैड के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, इसीलिए हमें अभी के अभी निकलना होगा। शिन्या गु बेचन से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। इसके बाद वो अपने ब्रदर्स के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गु बेचन एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज के ऑक्शन में चिन फैमिली ने अपनी बेटी को 1 बिलियन का हाउस और आइस ब्लू रिंग दी है, जिससे उनकी बेटी ने चैरिटी में दे दिया। गु बेचन ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिन्या ही चिन फैमिली की रियल बेटी है। उधर ऑक्शन में शिंगरोंग की मॉम उसे वही न्यूज दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसके डैड की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि चिन फैमिली को पता चल गया कि तुम फेक हो, इसीलिए जल्दी से वापस आओ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस सारे प्लान में शिंगरोंग के डैड भी शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन्या को शिंगरोंग का कॉल आता है। वो उससे झूठ बोलते हुए कहती है एड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ नर्स उसे पीने के लिए पानी देती है। यहाँ उसकी मॉम उससे कहने लगती है बेटा तुम्हारे डैड को एक किडनी की जरूरत है, क्या तुम दोगी। शिंगरोंग भी उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ वो दोनों ही शिन्या को अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी हम देखते हैं कि शिन्या बेहोश हो जाती है, क्योंकि जो पानी उसे नर्स ने दिया था उसमें उन्होंने नशे की दवाई मिलाई थी। लेकिन तभी वहाँ युन शाओ आकर उसे ऑपरेशन रूम में जाने से बचा लेता है। जब शिन्या को होश आता है तो वो उससे कहने लगता है मैंने कहा था ना, उन पर भरोसा मत करना, उन्होंने तुम्हें ड्रग्स दिया था। शिन्या कहती है कि मैं अपने डैड को कैसे मरने देती। युन शाओ कहता है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं किडनी डोनर ढूंढता हूँ। उसके वहाँ से जाते ही शिन्या की स्टेप मॉम और हाओ आकर उसे किडनी देने के लिए फोर्स करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ गु बेचन आकर कहने लगता है कि आप एक क्रीपर से किडनी कैसे ले सकते हो, आप तो अच्छी खासी हेल्दी हो, तो आप क्यों किडनी नहीं दे रही। शिन्या की स्टेप मॉम कहने लगती है कि सन इन लॉ ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इसके बारे में मत सोचो। गु बेचन कहता है कि सर्जरी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। शिन्या की स्टेप मॉम तो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और उनके पीछे हाउ भी निकल जाता है। उनके जाने के बाद गु बेचन बस शिन्या को ही देखे जा रहा था। शिन्या पूछती है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। उसके पास बैठकर कहने लगता है कि तुम चिन फैमिली की रियल डॉटर हो और मेरी असली फियोंसे। तभी वहाँ युन शाओ आकर कहने लगता है कि उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना, और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। शिन्या उन्हें रोक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिन फैमिली ने हॉर्स रेसिंग ऑर्गेनाइज करवाई होती है, जहाँ शिन्या को ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और ये भी बताती है कि उनकी असली बेटी मिलने की खुशी में हॉर्स रेसिंग की विनिंग अमाउंट उन्होंने 10 मिलियन कर दी है। इसके बाद शिन्या और युन शाओ साथ में बात कर रहे थे, तभी हाओ गुंडों के साथ मिलकर युन शाओ पर हमला कर देता है और शिन्या को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ गु बेचन आता है तो युन शाओ उसे बेहोश मिलता है। गु बेचन उसे होश मिलाता है तो युन शाओ सब चीज बताता है जो कुछ भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ हाओ शिन्या को एक जगह ले जाकर चेयर से बांध देता है। हाओ अपने गुंडों से कहता है कि मैं
अभी पैसे लेकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। उसके वहाँ से जाते ही वो लोग शिन्या को देख कर कहने लगते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लड़की है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाओ गुबेचन के पास जाता है। गुबेचन उसे एक पंच मारकर पूछता है कि ई कहाँ है। वो उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ भी किया है जियांग फैमिली ने किया है। वहीं शिन्या के डैड आकर गुंडों से कहते हैं कि तुम सब नीचे जाओ। शिन्या कहती है कि डैड, उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें मैंने ये चिन फैमिली से किडनैप किया था और फिरौती के पैसे मिलने के बाद भी तुम्हें ऑर्फन एज में डाल दिया था। शिन्या पूछती है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तो उसके डैड कहते हैं कि क्योंकि मुझे रिच लोगों से नफरत है, खासकर जो लोग बहुत खुश रहते हैं। अगर तुम्हारे डैड ने उस दिन मुझे उधारी पैसे दे दिए होते तो मेरा बेटा बीमारी से नहीं मरता। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था? ये सब तो मेरा प्लान था। तभी वहाँ गुबेचन पहुँच जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। जैसे ही गुबेचन उन पर भारी पड़ता है तो शिंगरोंग शिन्या के गले पर चाकू रख देती है और गुबेचन को धमकी देती है, अगर तुम जरा भी हिले तो मैं इसका गला काट दूंगी। गुबेचन कहता है कि ठीक है, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। हाओ अपने लोगों से कहता है कि इनको इतना मारो कि ये अपनी जान दे दे। उन्हें बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है तो वो वहाँ आग लगाकर भाग जाते हैं। गुबेचन उठकर शिन्या की रस्सियाँ खोलता है और कहता है कि तुम पहले जाओ। शिन्या कहती है कि नहीं, हम साथ में जाएंगे। तभी गुबेचन के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है तो वो शिन्या को धक्का दे देता है और वो चीज उसके ऊपर गिर जाती है। अगले सीन में शिन्या को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ युनचाओ उसे बताता है कि जियांग फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शिन्या पूछती है कि स्टोन कहाँ है और कैसा है। युनचाओ कहता है कि मरते वक्त भी उसको तुम्हारी माफी नहीं मिली। ये सुनकर शिन्या रोते हुए कहने लगती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि गुबेचन हाथ में सनफ्लावर लिए रूम के गेट पर खड़ा था और एकदम ठीक था। युनचाओ उसे इशारे से अंदर बुलाता है और खुद बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद गुबेचन शिन्या के सामने आ जाता है, जिसे देखकर शिन्या बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। बाय।